प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखते हैं सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आप सभी को इन्वर्स फंक्शन मालूम है क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। ओके, जैसे कि फंक्शन डिफाइन करते हैं ए सेट से बी सेट में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसके बीच फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ। एफ कोई फंक्शन है, मीन्स एफ फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन किए। तो ये क्या है, ये हमारा डोमेन सेट कहलाता है, ये रेंज कहलाता है। ठीक, इस फंक्शन के लिए ये क्या है, एफ फंक्शन के लिए डोमेन है, ये डोमेन, और ये क्या होता है, रेंज होता है एफ फंक्शन के लिए। अब हम इसके बीच एक यूनिक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि जी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से यहाँ कोई एक एलिमेंट x है, तो x से जब फंक्शन डिफाइन होता है तो क्या होता है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू वाई मिल जाता है। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ एलिमेंट क्या है, y है, तो y जी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जी वाई इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। तो ये जी फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा इस एफ फंक्शन का इन्वर्स कहलाता है। मीन्स अगर हम जी ओ एफ निकालेंगे, जी ओ एफ डिफाइन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, जी ओ एफ डिफाइन करते तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो ये जी इस फंक्शन के लिए एफ फंक्शन के लिए क्या कहलाता है, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जी लिखते हैं। यही जी फंक्शन एफ क्या कहलाता है, इन्वर्स कहलाता है। जब जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी। मतलब क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 हो और क्या हो, ऑन टू हो, तभी इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हमको एफ इन्वर्स फंक्शन क्या मिल जाएगा, कहाँ से डिफाइन हो रहा है, बी टू ए डिफाइन हो रहा है ये। तो बी टू ए डिफाइन हो रहा है तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो बी टू ए ये इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा एफ के लिए। मीन्स क्या होता है कि डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स, तो एफ इन्वर्स का जो डोमेन होगा, देखिए अब एफ डोमेन ऑफ, यहाँ से मेन क्या मिलेगा, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ के इक्वल होगा। देखो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स, ये एफ इन्वर्स का क्या कहलाएगा, ये डोमेन एफ इन्वर्स के लिए ये डोमेन कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो जो इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ एफ का। और रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, तो एफ इन्वर्स के लिए रेंज कौन है, ये है। तो ये किसके लिए किसका डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ का। तो ये होता है हमारा डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स रेंज ऑफ एफ के इक्वल होता है, और रेंज ऑफ एफ इन्वर्स डोमेन ऑफ एफ के इक्वल होता है। मतलब क्या होना चाहिए कि फंक्शन 1 एंड ऑन टू होगा तभी इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब क्या हो, इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। तो इसी के बेस पर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है, साइन कास टेन काट सेक कॉट कॉसेक, इन सब का क्या करता है, ग्राफ। मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊंगा, पहले आपको ग्राफ बताता हूँ और इसी ग्राफ के थ्रू मैं आप लोग को इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है और प्रिंसिपल वैल्यू कैसा, ग्राफ अगर आप समझ गए तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आसान है। तो ग्राफ को स्पेशल से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नो फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इन्वर्स, तो पहले मैं आप लोग को इन्वर्स से पहले साइन फंक्शन, कास फंक्शन, इनका ग्राफ बताऊंगा, उनके साथ साथ इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बताऊंगा। तो देखो पहले साइन फंक्शन के लिए डिफाइन करते हैं, साइन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, ये हमारा। और साइन फंक्शन का आपको पता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 टू, ये तो सभी को पता है, -1 टू 1 होता है। इसका रेंज क्या होता है, -1 टू 1। मीन्स ये साइन फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, कि साइन फंक्शन डिफाइन होता है, साइन फंक्शन रियल नंबर से -1 टू 1 के बीच में ये डिफाइन होता है, मतलब ये डोमेन और ये रेंज। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, आप सभी को पता है कि इनका ग्राफ कैसे बनता है। ओके, तो ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ जैसे हमने लिए 0, ये π/2, फिर ये पाई, ये 3π/2,
2, फिर ये 2 पाई, ये ऐसा बढ़ता है। इधर सेम एस इधर -π/2 और फिर ये पाई -π, ये -3π/2 और ये होता है 2 पाई, -2 पाई। अब देखिए आपको पता है जैसे कि 0 से हम π/2 की ओर जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है 1 की ओर इंक्रीज होता है, ये 1 और ये -1। ओके, तो 0 से जैसे बढ़ते थे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसा होता है। तो 90 में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये ऐसा वैल्यू क्या होता है, ऐसा धीरे धीरे ऐसा इंक्रीज होते जाता है। उसके बाद जैसे भी π/2 से पाई में जाता है तो फिर से वैल्यू क्या होता है, ऐसा डिक्रीज होने लगता है और ये ऐसा आ जाता है। फिर उसके बाद पाई से हम 3π/2 में जाते हैं, कौन सा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, पाई से 3π/2 मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अब ये वैल्यू क्या होता है, ऐसा निगेटिव में ऐसा इंक्रीज होता है, निगेटिव साइड ऐसा डिक्रीज होता है। उसके बाद फिर से 3π/2 से 2 पाई में जाता है तो यहाँ भी वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से ऐसा वैल्यू फिर से निगेटिव में इंक्रीज होता है। ओके, इस टाइप से फिर जैसे इधर देखेंगे तो इधर से में ऐसा रोटेट होगा और यहाँ से फिर यहाँ π/2 में यहाँ इंक्रीज हो, यहाँ तक आएगा इनका ऐसा, और फिर ये वैल्यू ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा करते हुए ये ऐसा आता है। तो मीन्स -1 से 1 के बीच में क्या होता रहता है, ये रोटेट होता रहता है। क्लियर। तो ये क्या होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो साइन फंक्शन के लिए डोमेन ये है और ये क्या है -1 to 1। तो अब आप देखिए साइन फंक्शन क्या 1 1 है। तो साइन फंक्शन को देखेंगे, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंटरवल लेता हूँ, कहाँ से -π से पाई इंटरवल लूँगा, तो देखिए यहाँ 1 1 नहीं है। तो क्या आप ऐसा कट करके देखेंगे, तो कट करके देखेंगे तो ये क्या मिल गया, दो एलिमेंट का क्या हो गया, एक ही इमेज मिल रहा है। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 1 बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से मैं अगर देखूँ यहाँ तक, कहाँ से कहाँ, मैं π/2 से -π/2 से π/2 तक देखता हूँ। तो देखिए यहाँ तक का ग्राफ आप देखिए, क्या फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है। सेम एस यहाँ से आप यहाँ तक देखें तो फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 है। मतलब π/2 से 3π/2 देखेंगे तो भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। -3π/2 से -π/2 तक देखेंगे तो भी फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 है। मतलब -3π/2 3 पाई से 3π/2 से कहाँ तक, -π/2। ठीक, इस इंटरवल में। उसके देखे एक सेकंड इंटरवल देखे, सेकंड इंटरवल ये -π/2 से π/2। फिर हम देखे π/2 से 3π/2। तो इन सब इंटरवल में फंक्शन क्या 1 1 एंड ऑन 2 है। तो 1 1 एंड ऑन 2 है। देखो यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया 1 1। अब यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लो तो क्या होता है, फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का इमेज सेम मिल जाता है। तो इसलिए क्या होगा फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करके इस फंक्शन को पहले क्या बनाते हैं, 1 1 बनाते हैं। तो 1 1 किस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है। तो इन सभी इंटरवल में फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 है। तो हम क्या करते हैं जो, ठीक है, तो यहाँ हम अब हम क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक को हम मेन लेते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। और इनके बीच में जो वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो हम इनको क्या करते हैं, अब इन्वर्स ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन मीन्स x इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स y, ये हो जाएगा। डोमेन अब चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। क्यों, यहाँ आपको दिखाया था कि डोमेन ऑफ f इन्वर्स रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ f इन्वर्स डोमेन ऑफ f, ये चेंज हो जाएगा। तो जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा और डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। तो देखिए अब ये इनका वैल्यू, अब हम लेते हैं ये इनका ग्राफ बनाते हैं। तो साइन इनवर्स फंक्शन के लिए देखो ग्राफ अगर ड्रा करेंगे तो साइन इनवर्स फंक्शन के लिए ग्राफ, अब मैं
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम इसको जो मेन ये वाला वैल्यू को लेते हैं -π/2 से π/2, इसके बीच में भी फंक्शन 1 1 एन आन 2 है, इसके बीच में भी 1 1 एन आन 2 है, इनके बीच में भी 1 1 आन 2 है, इनके बीच में भी फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम इस फंक्शन इनको -π/2 से जो 0 के पास है यहाँ, इसको हम क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं। तो देखिए अब हम ये अब 1 1 इसमें था, पहले 1 देखो ये वाला 1 और 1 -1 इसमें था, तो अब ये इधर आ जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा 1 और ये -1। अब ये π/2 ये वाला सब इधर चला जाएगा, 0 π/2 इधर -π/2। तो हम इनके बीच में इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे, -π/2 से π/2। तो इनके बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे, तो देखो ये वाला ग्राफ जब आप ड्रा करोगे तो ये कैसे ड्रा होगा, ये 1 है, ठीक है। तो 1 में हमको क्या मिलता है, π/2, मतलब π/2 में 1 मिलता है और 1, ठीक है। तो ग्राफ हमारा क्या हो जाता है, ऐसा डिक्रीज होगा और फिर इधर से ऐसा ये, तो ये हमारा क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ है ये। तो साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये मतलब यहाँ से ऐसा इंक्रीज होता है, फिर ऐसा इंक्रीज होता जाता है ऐसा फंक्शन। तो साइन इन्वर्स फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये इस इंटरवल में। कौन सा इंटरवल, -π/2 से π/2। तो देखो इसका अब डोमेन कौन हो जाएगा, ये -1 to 1 क्या है डोमेन, और -π/2 से π क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, साइन इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तो साइन इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, -1 to 1 से क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि इन्हीं के बीच में फंक्शन क्या 1 1 एन आन 2 है, तो जिसके बीच में 1 1 आन 2 है वही इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये हुआ। तो इन देखें ये -1 to 1 साइन फंक्शन के लिए क्या करता है, डोमेन का रेंज का काम करता है। साइन फंक्शन के लिए ये क्या है, रेंज है। तो जो रेंज है साइन इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, डोमेन का काम करता है। और ये -π/2 से π/2 रेंज है, साइन इन्वर्स फंक्शन का रेंज है, और यही क्या कहलाता है, ये रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है, मुख्य मान शाखा कहलाता है। और इसके बीच में जो वैल्यू आएगा है ना, तो हमको बोलेगा साइन इन्वर्स फंक्शन के लिए इस इंटरवल में क्या निकालो आप, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के बोले। तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगा, मतलब साइन इन्वर्स का जितना भी जो भी होगा इनके बीच में हमको लेके आना पड़ेगा। साइन फंक्शन के लिए क्या निकालना है, जैसे कि हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री है उनका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके, तो इनको याद रखते जाइएगा कि ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो साइन फंक्शन, ठीक है, इसके बाद मैं एक चार्ट दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो ये साइन फंक्शन के लिए। अब हम देखते हैं कास फंक्शन के लिए इन्वर्स। देखिए कास फंक्शन कोसाइन, इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन फंक्शन बोलते हैं, कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन के लिए कोसाइन फंक्शन ले लेते हैं कि y = cos x, मतलब कास फंक्शन। तो कास फंक्शन का भी आपको रेंज पता है कहाँ से कहाँ तक होता है। कास फंक्शन का रेंज जो होता है, कास फंक्शन का रेंज -1 to 1 के बीच में होता है। -1 to 1 मतलब जो कास फंक्शन डिफाइन होता है, कास फंक्शन डिफाइन होता है और कहाँ से कहाँ होता है पूरा, उसके लिए डोमेन क्या होता है, आप पूरा कुछ भी रियल नंबर रख सकते हो। कुछ भी रियल नंबर रखोगे तो आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलता है, -1 to 1 के बीच में मिलता है। तो ये डोमेन और ये रेंज हो जाएगा। अब देखिए कास फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो 0 में क्या मिलता है, 1 मिलता है हमको, और π/2 में 0 मिलता है। तो ये ऐसा डिक्रीज होता है और ये ऐसा, उसके बाद ये ऐसा वैल्यू फिर से ऐसा डिक्रीज होगा। उसके बाद फिर से वैल्यू पाई में क्या हो जाता है, -1 मिलता है हमें, पाई में -1 मिलता है ये। उसके बाद फिर ये वैल्यू, उसके बाद फिर ये ऐसा और फिर ये, ठीक। तो ऐसे ही रोटेट होता रहता है ऐसा, ये ठीक। तो ये क्या होता है, कास फंक्शन का ग्राफ होता है ना। तो अब देखिए फंक्शन को हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो 1 1 एंड आन 2 होगा। तो देखो इस इंटरवल में यहाँ से हम -π से
अगर हम जीरो तक रखते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। फिर हम जीरो से पाई तक रखेंगे तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से यहाँ मतलब पाई से 2 पाई के बीच में रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। जैसे हम अगर हम -π/2 से इनको π/2 में लाना चाहेंगे तो देखो दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज मिल जाएगा, तो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, तो ठीक है ऑन 2 हो जाएगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 1 1 ऑन 2 हो। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब 1 1 और ऑन 2 हो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, ये जीरो से पाई को क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं। तो ये वाला वो हो जाएगा, तो जीरो से पाई। तो जब यहाँ तक देखते हैं तो इनके लिए जब कास इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर, कास इन्वर्स फंक्शन हम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं, ठीक है, इनके लिए जीरो से पाई के लिए तो कोसाइन इन्वर्स मतलब कोसाइन इन्वर्स फंक्शन। तो कोसाइन इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ तक देखो, तो कोसाइन फंक्शन तो कास इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो कास इन्वर्स फंक्शन के लिए हम कहाँ से, तो देखो ये -1 to 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, -1 to 1 इसके लिए डोमेन का काम करेगा, क्योंकि देखो ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसे रोटेट हो जाता है, ये ऐसा रोटेट, जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन। तो -1 to 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन का काम करेगा। और रेंज क्या हो जाएगा, देखो रेंज 0 से पाई, तो 0 से पाई इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन 2, तो 0 से पाई ये हो जाएगा फंक्शन का इन्वर्स। तो कास इन्वर्स के लिए ये डोमेन और ये रेंज, और यही रेंज क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये, तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे साइन कास इन्वर्स का, तो कास इन्वर्स का ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये इधर कौन हो जाएगा, पाई वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक, सॉरी ये 0 और ये -π/2 और ये हो जाएगा पाई, यहाँ π/2 और ये पाई, राइट, और इधर -1 और ये 1। अब इनका ग्राफ देखो, ये वाला इसको हमको ड्रा करना है, ये वाला ग्राफ को आपको ड्रा करना है। तो π/2, तो π/2 ये वाला π/2 है, किधर से आ रहा है, 1 से आ रहा है, तो 1 से जब ऐसे जाएगा ये 1 से ऐसा, तो ये वाला वैल्यू ऐसा, तो π/2 में, पाई में क्या हो रहा है ऐसा, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखो तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ये वाला वैल्यू ऐसा, और डिक्रीज होते हुए कहाँ चला जाएगा, 1 में ऐसा चला जाएगा, ऐसा ये। तो कास फंक्शन के लिए ये ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। तो कास फंक्शन का ग्राफ, सॉरी कास इन्वर्स, कोसाइन इन्वर्स, तो कास इन्वर्स के लिए ये ग्राफ होता है हमारा। तो मीन्स आपको याद रखना है कि जो कास फंक्शन के लिए डोमेन होता है, ठीक है, कास फंक्शन के लिए डोमेन होता है, वो कास फंक्शन के लिए जो डोमेन होता है, कास इन्वर्स फंक्शन के लिए रेंज बन जाता है। ओके, तो देखो ये हुआ। अब हम देखते हैं आगे 10 के लिए, 10 फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो 10 फंक्शन का ग्राफ और 10 इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ देखो। 10 फंक्शन क्या होता है, 10x = हम क्या लिखते हैं, साइन x अपन कास x। अब हम 10 फंक्शन के लिए पहले डोमेन देखते हैं। तो 10 फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, देखो कास फंक्शन जब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो और ऊपर में कुछ वैल्यू है तो क्या होता है, इनडिफाइनाइट हो जाता है। तो कास x जब 0 हो जाएगा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो डोमेन में वही एलिमेंट जाता है जिसके लिए फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। तो कास जब 0 हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा साइन x अपन 0, तब डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो कास कब 0 होता है, तो कास 0 होता है 2n+1 π/2, मतलब π/2 के मल्टीपल में। तो जब देखो अभी हम डिफाइन किए π/2 में 0 होता है, देख π/2 में 0, 3π/2 में 0, 5π/2 0, इसी प्रकार 7π/2 0, इधर -π/2, -3π/2, -5/2, मतलब 2n+1 π/2 के मल्टीपल में क्या होता है, कास फंक्शन 0 होता है। तो कास फंक्शन जब 0 होता है उसको हमको डोमेन से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके बाद तो किसी में दिक्कत नहीं है, तो डोमेन में हम वही एलिमेंट रखते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। तो कास कब 0 होता है,
तो कास 2n+1 और पाई/2 में क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब देखो 1 रखें, 0 रखेंगे तो पाई/2, 1 रखेंगे 3पाई/2, 2 रखेंगे 5पाई/2। तो इस फंक्शन में क्या, इस वैल्यू के लिए कास फंक्शन 0 होता है। तो जब जब कास 0 होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डोमेन से हटाना पड़ेगा। तो डोमेन से हटाएंगे मीन्स उस आर, देखो आर में से अगर हम क्या करते हैं, इतने को हटा देंगे। आर में से इन सब वैल्यू को हम अगर हटा देते हैं, इन सब वैल्यू को हटा देते हैं, जहाँ n क्या हो जाएगा, n सच दैट n बिलोंग टू इंटीजर नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अब हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मतलब इनको क्या करना है, हमको डोमेन से हटा देना है। आर में से इन सबको हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 10 फंक्शन के लिए डोमेन मिल जाएगा। तो 10 फंक्शन का डोमेन ये हो जाता है। अब रेंज क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए अब किस किस में दिक्कत हो रहा है, पाई/2 में दिक्कत हो रहा है। तो जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है उसको आप ऐसा लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। इनको 3पाई/2 में भी दिक्कत हो रहा है। इसी प्रकार इधर आगे बढ़ाएंगे तो 5पाई/2 में भी दिक्कत हो रहा है। तो जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है उनको ऐसा रख लेते हैं। अब देखो, आप टेबल में देखेंगे जब हम 0 से पाई/2 की ओर जाते हैं तो पाई/2 में फंक्शन क्या हो जाता है, 10 फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है। पाई/2 में 10 फंक्शन इनफाइनाइट होता है। तो जब जब हम 0 से वैल्यू पाई/2 की ओर चलते जाते हैं तो वैल्यू का क्या होता जाता है, ऐसा इंक्रीज होते जाता है। और पाई/2 में क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए इस लाइन को हमको टच नहीं कराना है, क्योंकि पाई/2 पर इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये किधर जाता है, 0 से पाई/2 की ओर जाता है, तो ऐसा इंक्रीज होता जाता है। और माइनस कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसी प्रकार 0 से -पाई/2 में आते हैं, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या आ जाता है, 10 फंक्शन निगेटिव होता है। तो निगेटिव की ओर ऐसा डिक्रीज होते जाता है। तो इधर भी हमको ऐसा लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। जहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं मिलने वाला है, क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है। तो ये वैल्यू ऐसा क्या होता है, ऐसा माइनस इनफाइनाइट की ओर आता जाता है। अब आप पाई/2 से पाई की ओर जाओगे तो पाई/2 से पाई की ओर जाओगे तो भी क्या होता है, देखो पाई/2 से पाई की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पाई/2 से पाई की ओर चलेंगे तो पाई/2 से जाएंगे तो ऐसा वैल्यू क्या होता जाएगा, ऐसा ये ऐसा इंक्रीज होते हुए ऐसा, और फिर पाई से पाई 3पाई/2 की ओर जाएंगे तो इस लाइन को टच नहीं करता है, ऐसा चलता है। इसी प्रकार, ठीक है, यहाँ के लिए ड्रा करोगे तो ये वाला ऐसा और ये इधर माइनस साइड ड्रा करोगे तो ये वाला ऐसा और फिर ये। तो 10 फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। तो देखिए 10 फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन तो आर में से इन सारे नंबर को हटा देंगे तो डोमेन मिल जाएगा। अब रेंज क्या मिल रहा है, देखो रेंज में क्या मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक का हर एक वैल्यू ऐसा मिल जा रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक क्या मिलेगा, इसका रेंज मिल जाएगा। तो रेंज इसका हो गया कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, किसका, 10 फंक्शन का। ओके अब देखो 10 फंक्शन के लिए जब हम देखते हैं -पाई/2 से पाई/2 में, देखो पाई/2 तक हम अगर लेते हैं, क्या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक, -पाई/2 से पाई/2 तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो देखिए आप हर एक एलिमेंट का केवल एक ही क्या मिल रहा है, एक जगह कट कर रहा है। आपको मैं ट्रिक बताया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, अगर एक बिंदु पर कट करता है तो क्या होता है, वो एक पॉइंट पर कट करता है तो फंक्शन 1 1 होता है। तो देखिए आप ग्राफ से एक जगह पर कट कर रहे हैं, कहीं भी लाइन कर रहे हैं। अगर यहाँ आप यहाँ से यहाँ तक लोगे तो एक जगह पर नहीं करेगा, 2 जगह पर कट करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं, -पाई/2 से पाई/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करना है। तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए हमें पहले फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाना पड़ता है। तो 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए हम क्या किए, -पाई/2 से पाई/2 तक रिस्ट्रिक्ट किए। तो -पाई/2 से पाई/2 तक हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमें 10 क्या मिल जाता है, 1 1 और ऑन टू मिल जाता है। तो देखिए अब इन्वर्स डिफाइन करेंगे तो रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, या -पाई/2 से पाई/2, इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या काम करेगा, ये रेंज का काम करेगा, ठीक है, ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो इसके लिए किसका काम करेगा, -पाई/2 से पाई/2 रेंज का काम करेगा। जब हम 10 इन्वर्स फंक्शन, अब हम क्या करते हैं, 10 इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं, है ना। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ऑफ टेंजेंट, इन्वर्स ऑफ टेंजेंट
तो इन्वर्स ऑफ टेंजेंट डिफाइन करेंगे तो मतलब y इज इक्वल टू टेन इन्वर्स x, टेन इन्वर्स y इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा, है ना। अब जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा और रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन के लिए जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखिए ये ग्राफ ड्रा करेंगे, ये अब इधर क्या हो जाएगा, ये इधर तो वैल्यू माइनस इन्फिनाइट टू माइनस इन्फिनाइट इधर आ जाएगा और ये पाई बाई टू वाला इधर माइनस पाई बाई टू, ये जीरो और ये पाई बाई टू, ये वैल्यू इधर आ जाएगा। तो हमें पाई बाई टू पर तो कोई वैल्यू इमेज नहीं मिलता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसा लाइन ड्रा कर लेते हैं। और देखिए इसको हमें क्या करना है, देखो इसको रोटेट करेंगे, ऐसा रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला वैल्यू ऐसा है, तो इसमें जब ग्राफ में हम ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू को टच नहीं करता है, तो पाई बाई टू को टच नहीं करता है और ऐसे वैल्यू क्या होता है, इधर आता जाता है और ये फिर यहाँ से ऐसा निकल लेगा। तो टेन इन्वर्स ऑफ फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, तो टेन इन्वर्स ऑफ फंक्शन का मतलब टेन इन्वर्स वाई, टेन इन्वर्स वाई डिफाइन हो जाएगा। टेन इन्वर्स वाई कहाँ से कहाँ तक, अब देखो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इधर तो पूरा इनफाइनाइट मिल रहा है, तो इसके लिए क्या मिला, ये तो डोमेन क्या है, टेन इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट मतलब आर हो जाता है। तो पूरे का पूरा रियल नंबर रखेंगे तो हमको कहाँ तक का वैल्यू मिलेगा, केवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब ये माइनस पाई बाई टू को टच नहीं कर रहा है, कभी भी हमको माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। तो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसका क्या रहेगा, रेंज रहेगा, किसके लिए, टेन इन्वर्स फंक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए आप ग्राफ में टच नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ भी देख के अनुमान लगा सकते हैं। देखिए कभी क्या हमें पाई बाई टू में टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पाई बाई टू में तो टच नहीं हो रहा है, कोई इमेज ही नहीं मिल रहा है, इसलिए पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू क्या रहेगा, ओपन रहेगा और इसके बीच का हर एक वैल्यू हमको मिल जा रहा है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल में रहेगा। तो टेन इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन है पूरा का पूरा आर, और ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और टेन फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है, ये होता है डोमेन, टेन फंक्शन के लिए डोमेन ये होता है, और रेंज क्या हो जाता है, रेंज तो पूरे का पूरा आर होता है टेन इन्वर्स। टेन फंक्शन के लिए डोमेन ये होता है और रेंज क्या होता है, पूरे का पूरा आर होता है टेन फंक्शन के लिए। लेकिन हम उसको 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेते हैं, तो इसी में फंक्शन क्या होता है हमारा, टेन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए डोमेन क्या मिल जाता है, आर, और रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यही क्या कहलाता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है, ये 10 के लिए। अब हम काट किसके लिए डिफाइन करते हैं, कॉट के लिए डिफाइन करते हैं। तो कॉट फंक्शन, कॉट को क्या बोलते हैं, कॉटेंजेंट बोलते हैं, कॉट फंक्शन, मैं कॉट बस लिख देता हूँ, कॉट फंक्शन। तो कॉट फंक्शन के लिए देखो, तो कॉट फंक्शन, कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट एक्स, है ना, इसके बिना ऐसा बस लिखने हैं, ऐसे इसका अस्तित्व नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसके लिए एंगल लगाना जरूरी होता है। तो कॉट एक्स को हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स अपन साइन एक्स। अब जब जब साइन जीरो होगा तब तक कॉट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ओके, तो कॉट एक्स कब कब जीरो होगा, जब जब साइन जीरो होगा। तो साइन कब जीरो होता है, जीरो में होता है, पाई में होता है, 2 पाई में, 3 पाई में, 4 पाई में, मतलब पाई के मल्टीपल में साइन जीरो होता है। मीन साइन जीरो, साइन जब जब जीरो होता है उसको हमको जो रियल लाइन से, तो इसके लिए डोमेन डिफाइन करेंगे, क्या हो जाएगा, रियल में से किसको हटाना पड़ेगा, एन पाई, मतलब पाई के मल्टीपल को, और एन का क्या है, इंटीजर नंबर है। तो ये हमारा डोमेन हो गया, कॉट फंक्शन के लिए डोमेन ये है। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलता है ये देखते हैं। तो ये डोमेन हो गया किसके लिए, कॉट एक्स फंक्शन, कॉट फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज देखते हैं, तो कॉट फंक्शन के लिए रेंज क्या होता है, तो देखिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये तो 0, ये पाई बाई 2, ये पाई 3, ये 3 पाई बाई 2, फिर ये 2 पाई, इसी प्रकार माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। ओके, अब जैसे अब कब कब जीरो होता है, जब जीरो होगा तब फंक्शन डिफाइन। तो देखो जहाँ जहाँ जीरो होगा मतलब डिफाइन नहीं होगा, पाई में डिफाइन नहीं होगा,
यहाँ डिफाइन होगा, तो जहाँ डिफाइन होगा उसको आप ऐसा डॉट लाइन से ड्रा कर लो, क्योंकि यहाँ हमको इमेज नहीं मिलने वाला है, राइट। तो इन सभी वैल्यू में इमेज नहीं मिलने वाला है। तो देखिए अब क्या होता है, जब हम 0 से π/2 की ओर चलते हैं तो 0 में तो क्या होता है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम 0 में देख, अगर मैं साइन को 0 रखूँगा, कास 0 मतलब क्या होता है, कास 0 मीन्स 1 हो जाता है, और साइन 0 मीन्स जीरो, तो 1/0 मतलब क्या, इनफाइनाइट। तो 0 पर क्या मिलता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से जैसे π/2 पर, तो π/2 पर ये, तो π/2 पर ये 1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कास 0 होता है π/2 पर कास 0 और ये 1, तो क्या मिल जाएगा हमको 0। तो क्या होता है, π/2 पर वैल्यू 0 होता है, तो ऐसा डिक्रीज होते जाता है, ये वैल्यू ऐसा डिक्रीज होगा, और यहाँ ऐसा फिर से ये काट फंक्शन ऐसा बनता है, ठीक। फिर यहाँ इस इंटरवल में देखेंगे तो ये वैल्यू ऐसा, बस इस लाइन को टच नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर भी ये वैल्यू ऐसा आएगा, और ये, तो ये काट फंक्शन का ग्राफ है। अब काट फंक्शन का ग्राफ है, मतलब देखो पूरा का पूरा हमको आर मिल जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से पूरा का पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक का वैल्यू पूरा डोमेन में मिल जा रहा है। किसके डोमेन में, किसका रेंज है, काट का रेंज। काट का रेंज क्या है, पूरा का पूरा आर है, और डोमेन क्या है, एन पाई को हटा देते हैं रियल नंबर में से, तो हमको क्या मिल जाता है, डोमेन, और ये पूरा का पूरा आर इसका रेंज है। लेकिन पूरा का पूरा अगर हम आर देखेंगे, देखो अगर मैं पूरा का पूरा आर में लूँगा तो एक ही एलिमेंट का बहुत सारे इमेज मिल जा रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो हमको 1 1 बनाने के लिए देख कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं, 0 से पाई में फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार पाई से 2 पाई में हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 पाई कहाँ से कहाँ तक, -π से 0 में भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हम इन 0 से ये वाला वैल्यू को क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो 0 से पाई में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और 0 से पाई में अब क्या करते हैं, तो 0 से पाई, अब 0 से पाई को हम क्या लेंगे, काट इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या लेंगे, 0 से पाई हमारा रेंज रहेगा, और डोमेन क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा आर। जो काट फंक्शन के लिए डोमेन रहेगा वो काट इन्वर्स फंक्शन के लिए किसका काम करेगा, रेंज का काम, डोमेन का काम करेगा। तो काट इन्वर्स फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, काट इन्वर्स फंक्शन जब डिफाइन करेंगे तो ये जो ये रेंज है क्या बन जाएगा, अब डोमेन बन जाएगा। ये रेंज, इसके लिए काट इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या बनेगा, रेंज बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। अब रेंज क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, 0 से पाई में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तभी फंक्शन 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई, क्या हमको 0 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, पाई मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, इसलिए क्या रहेगा, ये ओपन इंटरवल रहेगा। तो काट इन्वर्स फंक्शन आर से 0 to पाई इस इंटरवल में क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा, ओके। तो काट इन्वर्स फंक्शन का ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो काट फंक्शन के लिए जो रेंज रहता है वो काट इन्वर्स के लिए डोमेन हो जाता है। मैं आपको फर्स्ट में इन्वर्स फंक्शन के लिए डेफिनेशन बताया था। अब देखो इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे काट इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो काट इन्वर्स फंक्शन कैसे हो जाएगा, तो काट इन्वर्स फंक्शन के लिए ये है 0 और ये -π/2 और ये π/2 है, ओके। और यहाँ पाई है, ये पाई है, तो पाई में तो हमको इमेज नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इसको डॉट कर लेते हैं, ओके। अब देखिए, अब पाई में तो हमको वैल्यू नहीं मिलने वाला है, π/2 में तो 0 हो जा रहा है, तो पाई में 0 हो जा रहा है तो किधर से जाएंगे, ठीक जैसा ऐसे आएंगे ये, और ये ऐसा, और ये इधर से ऐसा निकल लेगा ये, तो ये हो जाएगा काट इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ। तो इधर क्या है, -इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। तो पूरे का पूरा हम आर रख रहे हैं, तो हमको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, ये 0 से पाई के बीच का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन 0 और पाई कभी नहीं मिलने वाला है, ओके। तो 0 से पाई कभी नहीं मिलेगा। ये हो गया काट इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो काट इन्वर्स फंक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इन सबको याद रखते जाना। ग्राफ से आप ग्राफ को अगर इमेजिन करोगे तो आप आसानी से, हाँ 0 से पाई में इसका ग्राफ ऐसा बनता है, तो 0 से पाई ये इसका रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो क्योंकि आप इसको देखो 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट करता है तो 1 1 होता है, तो यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाता है। 10 के लिए देखो, 10 के लिए क्या हो जाता है, 10 के लिए अब -π से π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। तो जिसके लिए जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो रिस्ट्रिक्ट करके हम क्या बनाते हैं उसको
रिस्ट्रिक्ट करके हम उसको क्या बनाते हैं, इन्वर्स ऑफ 1 1 और ऑन टू एग्जिस्ट अगर आते हैं तो वही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो जिस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं वही हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाता है। इसी प्रकार आप देखे थे जैसे कि इसके लिए किनके लिए, कास के लिए, साइन के लिए, तो साइन के लिए -π/2 से हम π/2 में रिस्ट्रिक्ट करते हैं तब फंक्शन 1 1 एग्जिस्ट करता है, तो ये -π/2 से π/2 क्या हो जाता है, इनके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाता है। ओके, और कास के लिए देखे थे तो कास के लिए ये 0 से पाई में रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो 0 से पाई इसके लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाता है। तो अब हम देखते हैं आगे, काट देख लिए, अब सेक और कासेक बचा है, तो सेक और कासेक देखते हैं। सेक फंक्शन, तो सेक फंक्शन का पहले ग्राफ देखते हैं, सेकेंड बोलते हैं सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है ये देखते हैं। पहले तो इसके लिए देखते हैं कि डोमेन क्या है, सेक फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, तो इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम। अब सेक को हम क्या लिखते हैं, सेक फंक्शन सेक एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1 कास एक्स है। तो जब जब कास 0 होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हमको कास 0 होगा उसको क्या करना है, रियल लाइन से हटा देना है। तो रियल लाइन में से कास कब 0 होता है, जब हम 10 के लिए डिफाइन किए थे तो निकाले थे कि 2n+1 और π/2, मतलब π/2 के मल्टीपल में क्या होता है, कास डिफाइन नहीं होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो जब जब कास 0 होगा उसको हमको हटाना पड़ेगा, तो डोमेन से इन सारे वैल्यू को हटा देंगे, है ना, मतलब इन डोमेन से मतलब रियल लाइन से इन सारे वैल्यू को हटा देंगे तो हमको डोमेन मिल जाएगा। अब डोमेन तो मिल गया, कहाँ से कहाँ तक ये, अब रेंज कैसे मिलेगा उसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो रेंज कहाँ तक मिलेगा ये ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो सेक फंक्शन के लिए पहले हमको रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलेगा ये देखते हैं। तो ये हो गया 0 π/2 और ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। यहाँ देखते हैं -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये पाई, ठीक है, -π या -2π। ओके, अब देखो ये 1, यहाँ -1, ओके, 1 और -1। अब आप देखो कास 0 जब रखते हैं हम, कास 0 अगर रखेंगे, देखो मतलब 0 के वैल्यू, कास 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0 रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर हम कास 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो 0 पर वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। और π/2 में क्या होने वाला है, नॉट डिफाइंड। तो जहाँ जहाँ वैल्यू नहीं मिलने वाला उसको आप ऐसा डॉट लाइन कर सकते हैं पहले। तो देखो ये ये π/2 पर नहीं मिलेगा, ये π/2 पर नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और -3π/2 पर नहीं, 0 होगा वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो देखो 0 पर क्या होता है, कास 0 रखेंगे तो 1/1 मतलब 1, ये 1। उसके 0 से हम जैसे ही π/2 की ओर जाएंगे, तो π/2 की ओर जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इन्फाइनाइट मिल जाएगा। तो वैल्यू ऐसा इंक्रीज हो जाएगा। और 0 से -π/2 में जाएंगे तो वैल्यू देखो, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, 0 से π/2 फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव में ही हमको ऐसा वैल्यू मिलने वाला है ये। उसके बाद π/2 से हम पाई में जाएंगे, π/2 से पाई मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो सेक का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो π/2 से ऐसा जाएंगे तो यहाँ मिलेगा। और यहाँ से हम पाई से 3π/2 में जाएंगे तो फिर भी हम सेक थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेक निगेटिव होता है, तो ऐसा मिलेगा। इसी प्रकार इधर -π/2 से -π/2 में जाएंगे तो वैल्यू ऐसा, फिर ये ऐसा। तो इस टाइप का हमको ग्राफ मिलता है, किसका, सेक फंक्शन। अब देखो सेक फंक्शन का ये तो ग्राफ हो गया। अब हम अभी यहाँ देखेंगे सेक फंक्शन तो के लिए क्या क्या वैल्यू मिल गया हमें, केवल 0 नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ से ये वैल्यू नहीं मिल रहा है, 0 के बीच का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो 0 को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रेंज में हमें क्या क्या नहीं मिल रहा है, -1 और 1 के बीच के ये सभी वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है रेंज में। बाकी इसके 1 से पूरा इधर इनफाइनाइट तक का वैल्यू मिला, और -1 से पूरा इधर -इनफाइनाइट से पूरा -1 तक का वैल्यू मिला। केवल ये सब वैल्यू नहीं मिला, 1 मिला, -1 भी मिला, तो 1 भी मिला और -1 भी मिला। तो देखो इसको डोमेन कैसे लिखें, इसका रेंज क्या लिखेंगे, तो रेंज हम लिखेंगे क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा -इनफाइनाइट से -1 तक मिला, तो -इनफाइनाइट से कहाँ तक का वैल्यू मिला, -1 मिला, ये तो ओपन रहेगा। अब यूनियन,
यूनियन कंबाइन करके लिखेंगे। अब 1 से कहाँ तक मिला, इनफाइनाइट तक मिला, तो 1 भी क्लोज रहेगा क्योंकि 1 मिल गया, और इनफाइनाइट क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो ये हो गया ओपन। ठीक है, मीन्स क्या कर रहे हैं कि -1 से 1 के बीच का हर एक वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मतलब रियल लाइन में से हम क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, -1 और 1 के बीच का वैल्यू हटा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल -1 और 1 को हटाए हैं, -1 और 1 को नहीं हटाए हैं, -1 तो मिला है और 1 भी मिला है। हम -1 और 1 के बीच के वैल्यू को हटाए हैं, ये ओपन इंटरवल है, तो -1 और 1 तो है, इसके बीच का वैल्यू को हटाया है, ये है। क्लियर, मीनिंग ये समझना। तो ये हो गया डोमेन। अब ये अगर हम लेते हैं रेंज लेते हैं, ये वाला रेंज लेंगे तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू तो नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। तो देखिए 0 से हम पाई तक, देखिए आप 0 से तो ये मिला और π/2 से तो ये मिला, तो हमें देखिए 0 से हम π/2 तक कर रहे हैं और π/2 से पाई तक कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। लेकिन हमें 1 1 ऑन टू बनाने के लिए इन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0 को हटाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा, है ना। क्योंकि 0 नहीं मिल रहा है तो 0 का इमेज नहीं मिल पाएगा, प्री इमेज, तो हमको 0 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो ये अब ये वैल्यू तो हम डोमेन का काम करेगा, ये डोमेन का जो सेक फंक्शन के लिए रेंज है वो सेक इन्वर्स के लिए क्या करेगा, तो सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए, तो सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन कौन हो गया, ये -∞ to -1 यूनियन, ये क्लोज रहेगा 1 to ∞। अब इसके लिए क्या मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, देखो 0 से π/2, तो 0 से π/2 रखेंगे, 0 से π/2 और π/2 से क्या, पाई, तो 0 से, ठीक है, तो 0 से कहाँ रखना है, π/2 और π/2 से पाई। हम 0 से π/2 रिस्ट्रिक्ट करेंगे और π/2 से पाई रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटरवल ये लेंगे, तो क्या कभी π/2 मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो π/2 रेंज में आएगा क्या, कभी कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ का ये हमारे रेंज में कभी नहीं आ सकता। मीन्स हम क्या करेंगे, जब हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो 0 तो मिल जाएगा हमें, 0 से क्या रहेगा, π/2 रहेगा। ठीक है, तो 0 से π/2 ये, और यूनियन क्या कर सकते हैं, ये π/2, सॉरी ये π/2 भी ओपन रहेगा और π/2 से कहाँ तक, पाई, ये रहेगा, तो पाई हमें मिल जाएगा। तो ये लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ऐसा डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ये नहीं लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हैं डायरेक्ट हम इसको, और कैसे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और देखो 0 से कहाँ तक डिफाइन किए, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट किए, तो ये तो हो गया 0 से पाई, ये दोनों वैल्यू तो मिल जाएगा, 0 भी मिल रहा है, पाई भी मिल रहा है। इसमें से हम किसको हटा रहे हैं, π/2 नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये देखो π/2 में डॉट लाइन है, तो π/2 नहीं मिलेगा, तो π/2 को हमको हटा देना है। तो ये हो गया क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके लिए, सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन हो जाएगा, 0 से पाई, 0 to पाई माइनस π/2, π/2 को हटा रहे हैं। क्यों, देखो ग्राफ अगर आप याद रखोगे कि ग्राफ अपने दिमाग में अपने बना लोगे इमेज, तो क्या हो जाएगा, आपको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट किए और π/2 को हटा रहे हैं, क्योंकि π/2 हमको क्या नहीं मिलेगा, रेंज में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका इमेज प्री इमेज नहीं मिलने वाला है इन्वर्स फंक्शन जब डिफाइन करेंगे। तो देखो जब हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए, तो सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सेक इन्वर्स फंक्शन के लिए ये तो क्या हो गया, डोमेन, और ये रेंज। तो देखिए इधर क्या है, 0 और ये 1 और ये -1 और ये π/2 और ये पाई, इधर -π/2 और ये -π। ये अब देखो कहाँ पर हमको दिक्कत कहाँ होता है, π/2 में। तो जहाँ दिक्कत होता है उसको आपको क्या कर लेना है, ऐसा डॉट लाइन कर लेना है। π/2 में दिक्कत हो रहा है क्योंकि π/2 में फंक्शन डिफाइन नहीं होता है सेक फंक्शन, तो π/2 में दिक्कत हो रहा है। अब देखिए जब हम लोग 0 रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है, 0 रखने पर 1 मिलता है। अब 1 से क्या हो जाएगा, ये 1 से इधर ऐसा जाएगा, ये वाला ऐसा, और यहाँ -1 वाला क्या हो जाएगा, तो -1 वाला π/2 से ऐसा आएगा नीचे,
क्योंकि -1 में हमें क्या मिलता है, पाई मिलता है। -1 में देखो ये पाई -1 में पाई मिला ये वैल्यू, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसा डिक्रीज इधर होकर आएगा, ये यहाँ से ऐसा, और ये वाला इधर से ऐसा जाएगा। अब ये ऐसा बन जाएगा और ये ऊपर में ऐसा बन जाएगा। अगर ग्राफ को आप इसको पूरा बनाना चाहोगे तो हमको पूरा नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, केवल जहाँ 1 1 होगा और ऑन टू उसी को शो करना है। बस एक फंक्शन और है किसका, कॉसेक, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। कॉसेक का समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप दिमाग में इनको बैठा लिए रहोगे तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। कॉसेकेंट फंक्शन, तो कॉसेकेंट फंक्शन, ठीक है। तो हम इसके देखो, इसके लिए कॉस फंक्शन, तो कॉसेक है ना, कॉसेक, तो कॉसेक फंक्शन क्या होता है, कॉसेक इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 1/sin। अब 1/sin मतलब जब जब साइन 0 होगा तब तक कॉसेक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो जब जब साइन 0 होगा उसको हमको क्या करना है, रियल लाइन से हटाना पड़ेगा, रियल नंबर से। तो इसके लिए जब हम डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा इसके लिए आर में से किसको हटाना पड़ेगा, साइन कब 0 होता है, पाई के मल्टीपल में 0 होता है, मीन्स n पाई सच दैट n बिलोंग टू z इंटीजर नंबर, इसमें 0 होता है, इसको हमको क्या करना है, डोमेन से हटा देना है, ठीक है। क्योंकि इस फंक्शन पर इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है, तो इन सभी वैल्यू को छोड़ देंगे तभी हमको डोमेन मिलेगा। तो ये हो जाएगा। अब रेंज क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो रेंज के लिए पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखो ग्राफ ड्रा करने पर हमको रेंज पता चल जाता है, ठीक। तो डोमेन में हम तो इन सभी वैल्यू को रखेंगे। तो देखो 0 π/2 3 π/2, सॉरी पाई, पहले पाई, उसके बाद 3 π/2, फिर 2 पाई, यहाँ -π/2 माइनस पाई, -3 π/2 और -2 पाई। अब देखो n पाई, पाई जहाँ जहाँ है वो उसको हटा देना है। पाई इसमें हमको दिक्कत हो रहा है, 0 में भी दिक्कत हो रहा है, 2 पाई में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, -पाई में दिक्कत हो रहा है, -2 पाई में दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। जब जब साइन 0 होगा तब तब फंक्शन को क्या होगा, दिक्कत होगा। तो देखिए अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। देखो अब ये 1 है और ये -1। 0 पर क्या मिलेगा, जब हम साइन 0 रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। 0 पर इनफाइनाइट मिलेगा। π/2 पर क्या, जब π/2 रखेंगे तो π/2 पर 1 होगा, तो π/2 पर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो π/2 पर 1 मिलेगा तो ये 1 हो जाएगा, π/2 पर 1 मिलेगा। 0 पर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, तो ये ऐसा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0 पर इनफाइनाइट से तो ऐसा डिक्रीज होगा और फिर ऐसा चला जाएगा, ओके। इसी प्रकार अब जब यहाँ से पाई से 3 π/2 में आएंगे, तो पाई से 3 π/2 में आएंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऐसा इंक्रीज होते जाएगा ऐसा, ठीक है, और फिर इधर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट में, साइन मतलब पाई से 3 π/2 मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये निगेटिव होता है साइन, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में वैल्यू निगेटिव होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इधर हम चलेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई -पाई में, तो 0 से -पाई मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव रहता है साइन, तो ये वाला वैल्यू ऐसा रहेगा और फिर ये ऐसा, और ये इधर देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ऐसा, क्लियर। तो ये किसका हो गया, कॉसेक फंक्शन। तो कॉसेक फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। मतलब आपको देखो, अब आप इसको इन ग्राफ को देख के आप इसका रेंज लिख सकते हो। तो रेंज लिखोगे तो देखो कहाँ से कहाँ मिलेगा रेंज। देखो रेंज में ये वाला वैल्यू सब ही नहीं मिल रहा है, ये वाला वैल्यू क्या मिल रहा है, देखो ये वैल्यू सब नहीं मिल रहा है, ठीक है। -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब जो सेक में था वही है, तो सेक में तो -∞ टू क्या 1 मिल रहा है ना, तो 1 मिल रहा है, तो 1 के लिए क्लोज इंटरवल यूनियन। अब देखो इधर -1 मिल रहा है, तो -1 तो हाँ, और सॉरी ये -∞ टू -1 ऐसा लिखेंगे, -∞ टू -1, और ये 1 टू पूरा का पूरा इनफाइनाइट, मीन्स ये, या फिर और इसको ऐसा लिख सकते हो आप, पूरे का पूरा r मतलब -∞ टू इनफाइनाइट, r में से किसको हटाना है हमको, क्या नहीं मिल रहा है,
ये -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो इसको हटाना है। -1 और 1 को हटाया ऐसा नहीं है, इनके बीच के वैल्यू को हटाया है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि ओपन इंटरवल 1 और -1 तो है ही नहीं है, नहीं है तो हटेगा कैसे। ओके, अब इसका इन्वर्स देख लेते हैं, इन्वर्स का इमेज कैसा बनेगा। और ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरे का इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। लेकिन देखो अब हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे, देखो कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं हम, -π/2 से, ठीक है, 0 और 0 से π/2, देखो यहाँ तक, इधर को छोड़ देंगे और इधर से यहाँ, तो यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे तो फंक्शन क्या है, 1 1 है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भी 1 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो भी 1 1 है। तो हम मेन ये लेते हैं जो 0 में इंक्लूड रहता है उनको लेते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक, बनाने के लिए। तो देखो, तो -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, तो -π/2 तो मिल रहा है, π/2 भी मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए जब हम किसके लिए, कॉसेक इन्वर्स फंक्शन के लिए जब हम डिफाइन करेंगे तो डोमेन तो ये हो गया, ये डोमेन का काम करेगा, हम कौन, आर में -1 to 1 ओपन इंटरवल को हटा देंगे, और रेंज क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन जब एग्जिस्ट कराएंगे तो ये रिस्ट्रिक्ट की है, तो जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, रेंज बन जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट किए इसको, -π/2 से π/2 तक ये रिस्ट्रिक्ट किए। लेकिन क्या कभी 0 मिल पाएगा, नहीं, क्योंकि 0 का तो 0 नहीं मिल पाएगा, हमें 0 कभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए 0 को इसमें से क्या करना है, हटाना पड़ेगा। या इसी को ऐसा लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर -π/2 से, देखो -π/2 से कहाँ तक, 0 कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ओपन इंटरवल π/2 तो मिलेगा, यूनियन फिर से 0 ओपन रहेगा, 0 से कहाँ तक, π/2 तक, ये तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक इन्वर्स फंक्शन के लिए, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, राइट। अब देखते हैं इसका ग्राफ बना लेते हैं, इनके लिए इन्वर्स फंक्शन के लिए, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए ग्राफ देख लेते हैं। देखो इनको दिक्कत कहाँ होता है, 0 में, तो 0 को टच नहीं करेगा कभी, ठीक है, और π/2 में क्या मिलता है, 1, तो ये ऐसा वैल्यू है, ये ऐसा आएगा, लेकिन 0 को कभी टच नहीं करेगा, ये 0 को कभी टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है और 0 मिलता ही नहीं हमें, ठीक है। और इधर से ऐसा जाएंगे तो ये ऐसा 0 को कभी टच नहीं करेगा, ये ऐसा, ठीक। तो किसके लिए है, कॉस इन्वर्स फंक्शन, कॉसेक इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या है, ग्राफ है, ठीक। तो आप सभी को आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो ये रहा आपका ग्राफ। एक बार मैं कल जब क्लास स्टार्ट करूँगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक बार मैं पूरा इसका चार्ट बना दूंगा कि कौन डोमेन है, कौन रेंज है ये, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन क्या है, तो आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा। आप लोग भी इस ग्राफ को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बुक में भी दिया हुआ है ग्राफ, तो आप एक बार इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आप ऐसा ग्राफ समझ गए मतलब आपका पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।